हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा एआईबी सीरीज। ठीक है, और आज हम शुरू करने वाले हैं सीआरपीसी या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पूरे पीवाईक्यूज एआईबी के पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल एग्जाम स्टाइल, एग्जाम ओरिएंटेड वे में। आज के सेशन में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे, हर एक करेक्ट ऑप्शन के एनालिसिस के साथ। ठीक है, और बिफोर वी बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, एंड दैट इज़ कि हमने एआईबी के लिए पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोफेशनली प्रिपेयर कर दिया है, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज जो है वो अरेंज है, सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग पीडीएफ फॉर्मेट में है, एज वेल एज इनकी ऑफिशियल आंसर कीज भी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में। और आपको ये अगर कंप्लीट पीवाईक्यू का जो सेट है, एआईबी के पीवाईक्यू का सेट, अगर वो आपको परचेज करना है तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ईमेल, जिसका जो डिटेल है वो आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंफॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू गिव यू। नाउ वी विल जस्ट बिगिन विद द टुडेज सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द सिचुएशन इज़ कि मिस्टर पटेल जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है, उनको एक कंप्लेंट मिलती है कि राजू जो है वो इन्वॉल्व है इन अ रॉबरी ऑफ बैंक एंड हैज़ ऑल्सो हेल्प टू हाइड द वैल्यूबल प्रॉपर्टीज इन हिज फार्म। और ये इन्फॉर्मेशन उनको किसी दो विलेजर्स के द्वारा दी गई है। अब विथ रिगार्ड टू दिस स्टेटमेंट क्या चीज़ करेक्ट है? नंबर वन इज़ कि जो पुलिस सॉरी जो राजू है, ही कैन बी अरेस्टेड ओनली इफ ही कमिट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर पटेल, सो दिस इज रॉन्ग। नंबर टू इज़ कि सिंस द रीजनेबल कंप्लेंट अगेंस्ट राजू हैज़ बीन रिसीव्ड एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन exists due to the testimony of villagers, he can be immediately arrested, so this is correct. Third is ki Raju can be arrested only when he tries to escape or run away, this is wrong. And fourth is Raju can be arrested so as to prevent him from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts and circumstances, so this is also correct. So accordingly जो option number B है आपका, that is 2 and 4 both are correct options. Then next concept, next जो question है वो deal करता है जीरो FIR के concept से, एंड वो पूछता है कि बीएनएसएस ने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर रजिस्ट्रेशन किसी भी पुलिस स्टेशन में हो सकती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ये एफआईआर क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जीरो एफआईआर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जीरो एफआईआर का मतलब है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है और विक्टिम किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जाए, चाहे वो ऑफेंस उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में ना हुई हो, तब भी पुलिस को एफआईआर जो है वो रजिस्टर करनी पड़ेगी। ठीक है, then next question is कि the BNSS mandates a forensic team to visit the crime scenes to collect evidence for offenses punishable with imprisonment for at least how many years? तो the correct answer is option number C, 7 years। ठीक है, ये question जो है वो BNSS के section 176 clause 3 का provision है जो forensic investigation को mandatory बनाता है, और 7 years या उससे ज़्यादा imprisonment वाले offenses के लिए forensic examination जो है वो compulsory है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बीएनएसएस की कौन से सेक्शन जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के ट्रायल्स एंड एब्सेंशिया को अलाउ करती है? सो ऑप्शन वन इज 251 और 349 और 356 और 366, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 356, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और सेक्शन 356 बीएनएसएस का कहता है कि पर्सन जो को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया हो सेक्शन 84 के अंडर, वो ट्रायल से बचने के लिए एब्सकॉन्ड किया हो और अरेस्ट की इमीडिएट प्रोस्पेक्ट नहीं है, चार्ज फ्रेम होने के 90 डेज बाद ही ट्रायल स्टार्ट जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशंस है फॉर ट्रायल इन एब्सेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन जो है वो ट्रायल्स और प्रोसीडिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंडक्ट करने की फैसिलिटी देता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 530 ऑफ द बीएनएसएस। ठीक है, और इसमें जो है इशुएंस सर्विस और एग्जीक्यूशन इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप से भी सर्व किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस रिपील्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973? सो दैट इज सेक्शन 531, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेक्शन 531 बीएनएसएस स्पेसिफिकली रिपील करता है सीआरपीसी 1973 को, और इसका जो मतलब है वो ये है कि 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी 1973 रिप्लेस हो गया बीएनएसएस 2023 से। पुराने केसेस में ट्रांजिशनल प्रोविजंस अप्लाई होंगे, रेफरेंसेस टू ओल्ड सेक्शंस अब करस्पॉन्डिंग बीएनएसएस सेक्शन से रिप्लेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम प्रिपेयर और नोटिफाई करने का मैंडेट देता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 398। ठीक है, तो यहाँ पे
इसका जो पर्पस है वो है विटनेसेस की सेफ्टी इंश्योर करना, इंटिमिडेशन से बचाना, एज वेल एज जस्टिस डिलीवरी में विटनेसेस की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस मैंडेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर in each district and police station to provide information about arrested individuals to the general public. So the relevant section is section number 37, option number C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. तो हर डिस्ट्रिक्ट में डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, हर पुलिस स्टेशन में भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा और ये ऑफिसर अरेस्टेड पर्सनस की इंफॉर्मेशन पब्लिक को देगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई, अटैच और फोरफीट करने का प्रोविजन देती है जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है. सो द रेलेवेंट सेक्शन इज सेक्शन 86, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ये प्रोविजन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को टारगेट करता है जो इंडिया से भागकर प्रॉपर्टी बाहर रखते हैं. The next question is कि which section of BNSS places restrictions on the adjournment of trials ensuring the expeditious resolution of cases. So the correct option is option number C, section 346. Section 346 BNSS trial delays को control करने का एक major provision है और इसके जो की मतलब provisions है वो है unnecessary adjournments को discourage करता है ये particular section. Then court को reasons record करने पड़ते हैं adjournment के लिए, time bound trial ensure करता है as well as both prosecution और defense के लिए ये एप्लीकेबल है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि असिस्टेंट सेशंस जज की सेंटेंसिंग पावर्स से रिलेटेड है. तो असिस्टेंट सेशंस जज को सीआरपीसी 1973 के अंडर कौन सा सेंटेंस पास करने का जो है अथॉरिटी है. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years इज द वेरी करेक्ट आंसर. और ये सेक्शन 28 क्लॉज 3 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है उसमें प्रोवाइडेड है. और जो असिस्टेंट सेशंस जज है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो लॉ अलाउ करता हो एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 10 years से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट. देन नेक्स्ट इज कि अगर प्राइवेट पर्सन ने किसी को नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया है तो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को कौन से प्रोविजन के अंडर री अरेस्ट करेगा. सो दैट इज सेक्शन 41, ऑप्शन नंबर. तो सेक्शन 43 ऑफ द सीआरपीसी प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट पावर्स देता है लेकिन पुलिस को हैंड ओवर के बाद सेक्शन 41 जो है वो अप्लाई होता है. देन next is कि under which of the following situation wife is not entitled for maintenance under section 125 of CRPC 1973. सबसे पहला इज तब जब husband presumes that wife is living in adultery. देन दूसरा इज कि voluntarily wife refuses to live with husband. थर्ड इज wife living separately as husband keeps a mistress. एंड लास्ट इज wife is forcefully removed from the house. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, voluntarily wife refuses to live with husband. ठीक है, सेक्शन 125 क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी क्लियरली कहता है कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी. कब कब नहीं मिलेगी? तब नहीं मिलेगी जब वो अडल्ट्री में रह रही है या फिर उसने विदाउट सफिशिएंट रीजन रिफ्यूज कर दिया है टू लिव विद द हस्बैंड या फिर वो सेपरेटली जो है वो रह रही है बाय म्यूचुअल कंसेंट. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 164A ऑफ सीआरपीसी किस प्रोसीजर को डील करता है. सो दैट डील्स विद मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, और 24 आवर्स के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए कंप्लेंट रिसीव होने के बाद. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द डायरी में बी यूज्ड एज एविडेंस. ये गलत है. ये सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी से रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेशन डायरी जो होती है. एंड पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है वो डेली डायरी में जो है उसको मेंशन करता है, मेंटेन करता है और इसी डायरी को हम केस डायरी भी कहते हैं. इसमें डे टू डे इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स जो है वो होती हैं. एंड जो डायरी होती है इसको हम एविडेंस के रूप में नहीं यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज ये डायरी पुलिस ऑफिसर का एक तरह से हम कह सकते हैं कि पर्सनल नोट होती है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होती है और कोर्ट को एविडेंस स्टैट्यूटरली प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट से लेना है, मैनिपुलेशन का यहाँ पे चांस होता है. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस केस पे चार्ज में मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मेंशन करना रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, पहला इज कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन time and place. दूसरा is कि A is accused of cheating B at a given time and place. तीसरा is कि A is accused of disobeying a direction of the law with intent to save B from punishment. And last is कि A is accused of giving false evidence at a given time. So the correct option is option number A, that is A is accused of the theft of a certain article at a certain time and place. So थेफ्ट के ऑफेंस के लिए सिर्फ आपको टाइम, प्लेस एंड आर्टिकल स्टोलन ही जनरली स्पेसिफाई करना होता है एंड दैट इज कंसिडर्ड एज सफिशिएंट नोटिस. और जो इलस्ट्रेशन गिवन है अंडर सेक्शन 213 वो एक्सप्लिसिटली स्टेट करता है कि दैट इन सच अ केस द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच द थेफ्ट वाज इफेक्टेड. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन.
देन नेक्स्ट इज कि इनमें से कौन सा सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन 395, दैट प्रोवाइड्स फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट. एंड व्हाट इज रेफरेंस? तो जब सेशंस जज सेशंस जज को कोई लॉ का क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लगता है और वो क्वेश्चन डिस्पोजल ऑफ केस के लिए एसेंशियल है, तो वो क्वेश्चन को हाई कोर्ट के पास रेफर कर सकता है. ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि दैट क्वेश्चन मस्ट बी ऑफ लॉ, क्वेश्चन मस्ट बी डिफिकल्ट और डाउटफुल, एंड क्वेश्चन मस्ट बी नेसेसरी फॉर केस डिस्पोजल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंडर किस ऑफेंस में अक्यूज को बेल जो है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 तीनों में ही, चाहे जब वो सेक्शन 376 AB का मामला है, या फिर वो सेक्शन 376DA का मामला है, या फिर वो सेक्शन 376DB का मामला है, तीनों ही केसेस में जो बेल है वो ग्रांट नहीं की जा सकती है. ठीक है, और ये जो है ये आया था आपके 2018 में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू. एंड सेक्शन 438 क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी जो है वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है एंटिसिपेटरी बेल. ठीक है, और जो सेक्शन 376AB है आईपीसी का वो डील करता है रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स से. वहीं जो सेक्शन 376DA है आईपीसी का वो डील करता है गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर्स से. एंड 376DB जो है वो गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स से डील करता है. Then next is the question of AIB 17, okay, 2022. So the question says कि chapter 21A CRPC के अंडर प्ली बार्गेनिंग की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है अगर ऑफेंस चाइल्ड के अगेंस्ट कमिटेड हो जिसका एज डैश से कम है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 14 ईयर्स. तो प्ली बार्गेनिंग जो है वो सेक्शन 265A से लेकर के 265L ऑफ सीआरपीसी में गिवन है. एंड व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? तो ये अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन के बीच का नेगोशिएशन होता है और अक्यूज्ड गिल्टी प्ली देता है, बदले में लेसर सेंटेंस या कंसेशन जो है वो उसको मिल जाती है, और यहाँ पे जो कोर्ट का अप्रूवल है वो ज़रूरी होता है. द नेक्स्ट इज कि सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी इज सेक्युलर इन कैरेक्टर was observed in which of the following cases? So this was observed in Mohammad Ahmed Khan versus Shah Bano Begum's case, that is option number C. ठीक है, और ये एक लैंडमार्क केस है इंडियन मैट्रिमोनियल लॉ का ऑफ 1985. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज की हु हैज़ द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज वेल एज एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, इन तीनों के पास ही पावर होती है कि वो कंडक्ट कर सके समरी ट्रायल्स को. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. देन नेक्स्ट इज की विच सेक्शंस डील विद द प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस अंडर द सीआरपीसी 1973. ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 61 टू दिस 90. ठीक है, और ये जो है चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी का टॉपिक है प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस. द नेक्स्ट इज की एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज नोन एज व्हाट. सो दैट इज नोन एज कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन नंबर बी. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको प्रोवाइडेड है सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ द सीआरपीसी में. Then next question is कि assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty, that is section 354 of IPC किस टाइप का offense है? तो ये cognizable as well as non bailable offense है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, देन नेक्स्ट इज कि any police officer making an investigation under section 160 of CRPC cannot require the attendance of a male at a place other than the place of his residence who is what? So who is अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स. सो ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, तो जो सेक्शन 160 है सीआरपीसी का वो पुलिस ऑफिसर्स को पावर देता है टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, और जो उसमें जनरल पावर है वो है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते टाइम किसी भी पर्सन को विटनेस के रूप में एग्जामिन कर सकता है और अटेंडेंस जो है वो उसकी रिक्वायर कर सकता है. लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन गिवन है टू वर्नरेबल ग्रुप्स. ठीक है, एंड दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 160 क्लॉज 1 प्रोवाइजो. पुलिस ऑफिसर किसी मेल को उसके रेसिडेंस के अलावा किसी और जगह अटेंडेंस रिक्वायर नहीं कर सकता है हु इज अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज और अबव 60 ईयर्स ऑफ एज. एंड द रेशनल इज की ये ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन की वजह से किया भी जाता है एज वेल एज वनरेबल ग्रुप्स की वजह से भी किया जाता है. द नेक्स्ट इज की सपोज एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट द कंप्लेनेंट हैज. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है कि वो जो है अप्रोच कर सकता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को एज वेल एज वो अप्रोच कर सकता है मजिस्ट्रेट को बाय फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ. एंड पुलिस ऑफिसर जो है वो रिफ्यूज़ कर दे टू रजिस्टर एफआईआर, तो सबसे पहला
वाला ऑप्शन है कि आप अप्रोच करें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और ये चीज़ मेंशन है अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी। एंड वहाँ अगर वहाँ भी रजिस्टर नहीं होती है तो आप अप्रोच कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को विद अ प्राइवेट कंप्लेंट, और ये चीज़ मेंशन है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी या फिर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के अंडर। डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाओ, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करो, और मजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का जो है वो ऑर्डर दे सकता है, या फिर मजिस्ट्रेट खुद भी इंक्वायरी जो है वो कर सकता है। देन इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क केस भी है, एंड दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज कि इन अ समन्स ट्रायल केस in instituted on a complaint wherein the summons has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complainant shall entail what? So that is option number B, acquittal of the accused. ठीक है, summons केस में complaint institute हुई है और summons issued है accused को, then if complainant अगर if he does not appear when called or dies or is unable to proceed, then the court shall acquit the accused unless court thinks proper to adjourn hearing. Then next is a question related to AIB 16 of 2021. So the very first question is कि प्राइवेट पर्सन किस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? सो कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी भी ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जिसने कमिट किया हो नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस उसकी प्रेजेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड ये सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी का प्रोविजन है, दैट इज अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। देन नेक्स्ट इज कि हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड। और ये सेक्शन 75 सीआरपीसी का क्लियर प्रोविजन है कि एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड और अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 465 ऑफ सीआरपीसी के अंडर कौन सा केस क्योर किया जा सकता है? ठीक है, पहला इज की एंटरटेनिंग कंप्लेंट विदाउट कंप्लाइंग विद सेक्शन 195 एंड 340 ऑफ सीआरपीसी, तो ये नहीं किया जा सकता है। देन इज रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस टेकन इन वन केस इनटू अनदर कंपेनियन केस, सो यस ये जो है किया जा सकता है। तो द करेक्ट ऑप्शन विच इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एविडेंस रिकॉर्डिंग इन कंपेनियन केस जो है वो क्योरेबल होता है। अगर एविडेंस वन केस में रिकॉर्ड एक केस में रिकॉर्ड हुआ और दूसरे केस में रीड किया गया, और इफ अक्यूज को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली और नो फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ, देन क्योरेबल है, कोर्ट्स ने अलाउ किया है इन मेनी केसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सीआरपीसी के अंडर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या है? ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइवेट रॉन्ग्स, और ये कॉन्सेप्ट क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के ओवरलैप का है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है वो प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं, प्राइमरीली इंडिविजुअल या फिर किसी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट होते हैं, और पर्सनल ग्रीवियंसेस इन्वॉल्व होता है इसमें, और पुलिस का जो इंटरवेंशन है वो बहुत ही कम होता है, और इंडिविजुअल या फिर कंप्लेनेंट को अप्रोच करना पड़ता है मजिस्ट्रेट को। सो दीज आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो कि प्राइवेट रॉन्ग्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमिटी विच लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय होम? सो इट वाज हेडेड बाय जस्टिस JS वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। सो ये कमिटी जो है फेमसली जस्टिस वर्मा कमेटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ये फॉर्म हुई थी आफ्टर द दिसंबर 2012 केस ऑफ दैट इज निर्भया केस के बाद में, और इसको हेड किया था जस्टिस JS वर्मा में। वर्मा रिटायर्ड चीफ जस्टिस है ऑफ इंडिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 109 ऑफ सीआरपीसी के अंडर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन की बॉन्ड कितने पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होती है? ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 1 ईयर के लिए। ये जो है सेक्शन 109 सीआरपीसी सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सनस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंड मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकता है बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर मेंटेनिंग गुड बिहेवियर फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। देन नेक्स्ट इज की द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹500 दैट कुड बी पेड टू द वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी was removed in which year? So it was removed in 2001, that is option number C is the correct option। and CRPC 1973 में सेक्शन 125 में ₹500 पर मंथ की सीलिंग थी, दिस वाज ओरिजिनल पोजीशन, और ये मैक्सिमम अमाउंट था जो मजिस्ट्रेट जो है वो दे सकता था। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से ये अमाउंट जो है वो रिडिकुलस हो गया था, और इसीलिए 2001 में अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, और उस 500 की मॉनेटरी लिमिट जो है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। अब कोर्ट जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन से रीजनेबल अमाउंट फिक्स कर सकता है अक्यूज की इनकम, नीड्स, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा को देख के। देन नेक्स्ट इज की अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 who shall record the information of rape being given by a rape victim? So it shall be recorded by a woman police officer or any woman officer. Option number D is the correct option।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सीआरपीसी 1973 के प्रोविजंस के अंडर समन्स के बारे में क्या जो गिवन है उनमें से क्या चीज़ करेक्ट है। तो पहला है कि समन्स कैन बी ओरल, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, बिकॉज समन्स जो है वो हमेशा ही राइटिंग में होने चाहिए। सेक्शन 61 क्लियरली कहता है इन राइटिंग, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए। ओरल समन्स जो है वो इनवैलिड है। देन सेकेंड इज कि समन्स कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन कॉर्पोरेट एंटिटीज, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कॉर्पोरेट बॉडीज पर भी ये समन्स जो है वो सर्व होते हैं। देन तीसरा इज कि समन्स आर आइदर फॉर अपियरेंस और फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट और थिंग। दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड इट इज डायरेक्टली गिवन अंडर सेक्शन 61 clause 2। एंड लास्ट इज कि समन्स कैन बी सर्व टू सर्वेंट्स इन केस द पर्सन on whose name summons are made cannot be found। so ये ऑप्शन भी जो है वो गलत है, बिकॉज ये मतलब पार्शली करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज जो सेक्शन 62 का क्लॉज 4 है उसमें प्रोविजन है कि अगर पर्सन नहीं मिल रहा है तो फैमिली मेंबर या सर्वेंट को दे सकते हैं, बट ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल और एक्यूरेट है, इसलिए वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट्स टू प्ली बार्गेनिंग, ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली ये पूछा है कि जो सेक्शन 265A से लेकर के 265L तक के जो सेक्शन है जो कि गिवन है आपको चैप्टर नंबर 21A ऑफ द सीआरपीसी में, वो किस कॉन्सेप्ट से डील करते हैं, तो वो प्ली बार्गेनिंग से डील करते हैं, ठीक है। Question is कि security for good behavior from habitual offenders is dealt under which section, so that is dealt under section 110 of CRPC, ठीक है। तो सेक्शन 108, 109 और 1010 जो है वो सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर से डील करते हैं, जिसमें कि सेक्शन 110 स्पेसिफिकली हैबिचुअल ऑफेंडर्स से डील करता है। वो पर्सन कॉन्विक्टेड फॉर वेरियस ऑफेंसेस रिपीटेडली, हैबिचुअल ऑफेंडर प्रूवन होना चाहिए एंड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years होना चाहिए। Then next question is कि the plea bargaining is applicable only in respect of those offences for which punishment of imprisonment is up to a period of how many years? So that is option number A, 7 years। Section up to 7 years की है तो वहाँ पे plea bargaining allowed है, लेकिन अगर वो more than 7 years की है तो उस केस में plea bargaining जो है वो allowed नहीं है। The next question is कि from a plain reading of section 195 of CRPC, it is manifest that it comes into operation at the stage when the court intends to take cognizance of an offence under section 190 clause 1 CRPC, and it has nothing to do with the statutory power of the police to investigate into an FIR which discloses a cognizable offence। In other words, the statutory power of the police to investigate under the code is not in any way controlled or circumscribed by section 195 CRPC। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से केस में हेल्ड हुआ था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, राज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ 1998। ये एक लैंडमार्क केस है सेक्शन 195 के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। और इसी में जो है वो ये चीज़ हेल्ड हुई थी कि सेक्शन 195 ऑपरेट्स ओनली एट द स्टेज जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेना चाहता है, नॉट पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर। देन नेक्स्ट इज कि इनमें से कौन सा प्रोविजन डील्स विद द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड कन्फेशंस अंडर कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 164, ठीक है। सेक्शन 164 जो है वो अलाउ करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस को, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स को, और जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए वो होना चाहिए कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, मजिस्ट्रेट को एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए, सिग्नेचर ऑफ अक्यूज जो है वो मैंडेटरी होता है, विटनेसेस का भी सिग्नेचर होना चाहिए, एंड टाइम एंड डेट जो है वो भी वहाँ पे मैंशनड होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी डन अंडर विच सेक्शन? तो दैट कैन बी डन अंडर सेक्शन 83। जो सेक्शंस 82 से लेकर के 90 तक के सीआरपीसी के सेक्शंस हैं उसमें प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट जो है मेंशनड है। एंड जो सेक्शन 83 है वो बात करता है कि जब भी वेन एवर अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम अ प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन इशूड अंडर सेक्शन 82 इज नॉट टू बी फाउंड एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम में एट एनी टाइम विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोक्लेमेशन बी अटैच, तो 5 years के अंदर जो है वो अटैच किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन what of CRPC? So that is option number C under section 205 of the CRPC। मजिस्ट्रेट कैन अलाउ अक्यूज्ड को पर्सनल अटेंडेंस एग्जेम्प्ट कर सकता है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, दैट इज अगर वो रिटन परमिशन लिया हो, प्लीडर थ्रू अपेयर कर सकता हो, एग्रीमेंट टू एनी एविडेंस या फिर अदर कंडीशंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 105H ऑफ सीआरपीसी किस चीज़ से डील करता है? तो वो डील करता है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टन केसेस से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज कि बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन? सो दैट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 469 ऑफ सीआरपीसी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और ये सेक्शन कहता है कि कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ सर्टन ऑफेंसेज आफ्टर लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। और लिमिटेशंस जो है वो 1 साल है सिंपल ऑफेंसेज
ऑफेंसेस के लिए, 3 साल है कुछ सर्टेन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के लिए, 7 years है मोर सीरियस ऑफेंसेस के लिए, एंड मर्डर, रेप और सीरियस ऑफेंसेस के लिए कोई भी लिमिट जो है वो नहीं दी गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत Chief Judicial Magistrate may pass any sentence authorized by law except what? So that is option number D, all of the above. That is death sentence नहीं pass कर सकते हैं, life imprisonment का sentence जो है वो नहीं pass कर सकते, as well as imprisonment for a term exceeding 7 years का भी sentence वो pass नहीं कर सकते, और ये चीज़ mentioned है section 29 of the CRPC में. Then next is कि इनमें से कौन सा section deal करता है with irregularities which vitiate proceedings. So the correct option is option number 2, section 461. irregularities which vitiate proceedings, मतलब certain irregularities cannot be cured और proceedings completely जो है वो void हो जाती हैं. The next is कि इनमें से कौन सा sentence जो है वो court of sessions जो है वो pass कर सकता है. पहला is death sentence, दूसरा is rigorous imprisonment, तीसरा is simple imprisonment या फिर any sentence authorized by law but death sentence must be confirmed by the high court. So the most appropriate option is option number 4. सेशंस कोर्ट हाईएस्ट लेवल क्रिमिनल कोर्ट है ट्रायल लेवल पर, और जो सेशंस जज हैं उनकी सेंटेंसिंग पावर यही होती है कि वो सारे ही सेंटेंसेस पास कर सकते हैं ऑथराइज बाय लॉ, लेकिन डेथ सेंटेंस को उनको हाई कोर्ट से कंफर्म कराना होता है. लाइफ इंप्रिजनमेंट भी वो पास कर सकते हैं, इंप्रिजनमेंट ऑफ एनी टर्म, फाइन या फिर कोई भी अदर सेंटेंस जो है वो पास कर सकते हैं. The next question is कि under which one of the following sections of CRPC police officer can arrest an accused without warrant. पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट कब? तो दैट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 41. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट इज कि अंडर CRPC 1973 विच कोर्ट कैन ट्राई मर्डर केस, कौन सा कोर्ट कर सकता है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर 3. कोर्ट ऑफ सेशंस जो है वो ट्राई कर सकता है, और मर्डर जो है वो एक सीरियस ऑफेंस होता है, दैट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 302 ऑफ द IPC. Then next question is कि पुलिस ऑफिसर अंडर ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म अक्यूज ग्राउंड ऑफ राइट टू बेल, ये कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? तो ये मेंशन्ड है आपको सेक्शन 50 में. यहाँ पे अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो बेल के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांस कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग. ठीक है. सो यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ होल प्रॉपर्टी या फिर डिस्पोजल ऑफ एनी पार्ट या फिर रिमूव होल और एनी पार्ट आउटसाइड जुरिस्डिक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव. सेक्शन 82 से लेकर के 83 CRPC स्पेसिफाई करते हैं कब अटैचमेंट ऑर्डर दे सकते हैं, एंड यहाँ पे 3 कंडीशंस मेंशन्ड है कि होल प्रॉपर्टी डिस्पोजल, पार्ट डिस्पोजल या फिर रिमूवल आउटसाइड. ठीक है. तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. देन नेक्स्ट इज की इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय विच कोर्ट. सो दैट इज ऑप्शन नंबर 3, हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती है अंडर सेक्शन 482, और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अंडर सेक्शन 1482 में एक्सरसाइज कर सकता है अपनी इनहेरेंट पावर्स को. देन नेक्स्ट इज की इनमें से कौन सा सेक्शन जो है वो रिलेट करता है टू पुलिस रिपोर्ट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू पुलिस रिपोर्ट इज गिवन. सो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज सेक्शन 173 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 जो है वो सही ऑप्शन है यहाँ पे. रिपोर्ट ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन दैट इज चार्जशीट या फिर FIR की रिपोर्ट, तो ये ऑप्शन जो आपका सही हो जाता है. देन नेक्स्ट इज की इनमें से कौन सा सेक्शन ऑफ द CRPC डील्स विद एंटिसिपेटरी बेल. सो सेक्शन 438 ऑप्शन नंबर 2 दैट डील्स विद एंटिसिपेटरी बेल. एंटिसिपेटरी बेल तब दी जाती है जब अरेस्ट नहीं हुआ है पर अरेस्ट होने का चांस है, फेयर है, एडवांस रिलीफ होती है या बिफोर द अरेस्ट, और कोर्ट का डायरेक्शन होता है टू ग्रांट बेल, और सेक्शन 438 से ही ये चीज़ ग्रांट होती है. Then next is कि the provision relating to cancellation of bond and bail bond is given under which section? So that is given under section 446A of CRPC. The next question is कि medical examination of person accused of rape by a medical practitioner is dealt under which section? So that is dealt under section 53A. Option number 3 is the correct option. Then next question is कि according to section 167 of CRPC, an accused person can be remanded to police custody for not more than how many days? So that is 15 days at one time. Option number 3 is the correct. Then next is कि which one of the following sections of CRPC deals with compoundable offense. So that is option number 2, section 320 compoundable offense से deal करता है. And what is compounding? तो ये victim और accused के बीच का एक settlement होता है, criminal case को withdraw करने का mutual agreement होता है, ये court के sanction से होता है. Then next is कि what is the time limit under section 468 of CRPC for taking cognizance? So that is 1, 2, 3, no limit. Then option number 3 is the correct answer. That is 3 years. That is the maximum time limit for taking cognizance. Okay.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो फ्री लीगल एड है वो कौन से सेक्शन में गिवन है, तो वो आपको गिवन है सेक्शन 304, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पुलिस ऑफिसर ऑब्लिगेशन टू प्रोड्यूस अरेस्टेड पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, अंडर विच सेक्शन इज दिस मेंशन, सो दिस इज मेंशन अंडर सेक्शन 57 कि पुलिस ऑफिसर मस्ट प्रोड्यूस अरेस्टेड विद इन 24 आवर्स टू मजिस्ट्रेट, preferably the CGM or the first class magistrate, and it cannot be delayed beyond 24 hours. एक्सेप्शन यहाँ पे होता है कि जो ट्रैवलिंग टाइम होता है उसको आप एक्सक्लूड करोगे. Then next is कि who may record confessional statement under section 164 of CRPC. The correct option is option number 2. Well, judicial officer, whether he has jurisdiction or not, he may record it. The next question is कि plea bargaining not applicable in following offense. कौन से में? सबसे पहला है सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस, दूसरा इज ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, तीसरा इज बोथ 1 and 2, एंड चौथा इज नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. दोनों ही केसेस में सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस एज वेल एज ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के केस में प्ली बार्गेनिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है. Then next is कि which one of the following section deals with form of summons, so that is option number 2, section 61 वो बात करता है form of summons की. Then next question is कि prosecution of judges provision ये कौन से section में given है, तो ये given है section 197 option number 2 में. Then next is कि under section 320 clause 1 of CRPC for criminal intimidation, which IPC section is relevant over here, so that is option number 4, section 506. ठीक है, 506 बात करता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, इसीलिए सही है. देन नेक्स्ट इज की अंडर सेक्शन 329 ऑफ CRPC मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट अक्यूज, डिस्चार्ज अक्यूज इफ चार्जेस ग्राउंडलेस, ओपन ट्रायल फॉर एविडेंस, या फिर कॉन्विक्ट अक्यूज इफ प्लीडेड गिल्टी. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, डिस्चार्ज अक्यूज इफ चार्जेस आर groundless. Actually, next question is कि a person arrested should not be detained more than how many hours? So option number 2, 24 hours is the correct option, and this is given under section 57 of the CRPC. The next question is कि discharge of arrested person by police officer under section 59 CRPC can take place on his own bond, on bail, या फिर under special order of magistrate, या फिर all of them. So option number 4, that is all of them, is the very correct answer. The next is कि custodial death is perhaps one of the worst crimes in a civilized society governed by the rule of law. ये statement कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की थी? सो ये हेल्ड की थी आपके DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 के केस में. ये एक लैंडमार्क केस है और DK की जजमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टीज और टू देयर प्लीडर्स इन द ओपन कोर्ट. ठीक है, इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है, बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, या फिर बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, या फिर बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट. सो ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये सेक्शन 353 ऑफ CRPC में आपको गिवन है. Then next is कि which of the following deals with the evidence for prosecution? So the correct answer is option number 1, that is section 242 of CRPC, वो prosecution के evidence recording के बारे में. The next is कि FIR किस चीज़ की information देता है, report to magistrate about the inquiry conducted by a police officer, या फिर report submitted to the court by the investigation officer in a criminal case, या फिर commission of a cognizable crime. So यहाँ पे जो option number 3 है कि commission of cognizable crime उसके बारे में देता है, बिकॉज FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, सो पुलिस को कंप्लेंट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देना, कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी देना, और ये कौन देता है, ये विक्टिम या फिर विटनेस जो है वो रिपोर्ट करते हैं, और इसी के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू हो जाती है. द नेक्स्ट इज की एनी कन्फेशनल स्टेटमेंट बाय द अक्यूज गिवन टू द मजिस्ट्रेट इज व्हाट, सो दैट इज एडमिसिबल, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज की अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द CRPC पुलिस कैन अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 2, सेक्शन 41. तो सेक्शन 41 CRPC के अंतर्गत पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के. देन नेक्स्ट इज कि पुलिस कैन सीक अ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शंस 109 एंड 1010 of CRPC from whom? So it can seek bond from habitual offenders. Option number 1 is the correct option, and this question has been repeated. We have earlier also discussed this particular question. The next is कि क्या time prescribed है for filing in FIR? So the correct option is कि कोई भी time नहीं specified है. Option number 4 is the correct option. Then the last question is कि summons under section 61 of the CRPC is a milder form of process for appearance, या फिर it is for producing documents or thing, या फिर all of the above. So the correct option is all of the above. क्यों कि summons का जो nature है वो यही है कि milder process होता है, ये warrant से कम coercive होता है, voluntary compliance इसमें expect की जाती है, और ये appearance के लिए भी दिया जा सकता है, या फिर किसी document या फिर thing को produce करने के लिए in the court भी दिया जा सकता है. तो option number 4 जो है वो correct option
क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट डिस्कशन था ऑफ द एंटायर लाइक 80 क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस AIB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।